CDA reduced property transfer fees from 3% to 1% in इस्लामाबाद। ये बड़ी ख़बर है, जितने भी लोग यहाँ पे काम करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, उनकी वजह ये है कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ पे जितने भी हाउसेस घर थे, अगर फ़र्ज़ करें अगर एक चूँकि इस्लामाबाद में महंगे घर है, 8-10 करोड़ रुपये का घर है, तो सिर्फ ट्रांसफ़र फी जो थी वो 20-25 लाख रुपये बनती थी। लेकिन गेन टैक्स और पता नहीं क्या क्या ईस्ट 7 टैक्स, ये सारे टैक्स मिला के ना, तो एक 40-80 प्लाट का अगर मैं मिसाल दे दूँ तो उसकी जो ट्रांसफ़र फी जितनी भी टैक्सेशन है वो 40-45 लाख रुपए बन जाती है। बहुत बड़ी ह्यूज थी, जिसकी वजह से कारोबार यहाँ पे ठप हुआ था, कमज़ोर हुआ था। उनकी वजह ये थी कि अगर एक प्लॉट महीने में 2 दफ़ा बिकती है तो 60-70 लाख रुपए तो आपको ट्रांसफ़र फीस देनी होती है। इस्लामाबाद में सेक्टर की बात कर रहा हूँ, इसी तरह आगे पीछे भी। तो इसी वजह से फिर एक प्लाट ज़्यादा सेल परचेज़ नहीं हो रहा था। अगर एक दफ़ा किसी ने परचेज़ किया, चूँकि वो तो ज़ाहिर बात है, आपने एक चीज़ 5 करोड़ की ली और वो 5 करोड़ 20 की पड़ी टैक्स के साथ, अब दोबारा सेल करेंगे तो अगले बंदे को ज़्यादा 5 करोड़ 40 की होगी और आप अपना प्रॉफिट भी लगाएंगे। तो इसलिए भी प्रॉपर्टी की जो वर्थ है ना वो नहीं बढ़ रही थी। लिहाजा गवर्नमेंट ने, CDA ने खासकर उनको अंदाज़ा हो गया कि चूँकि हमारी जो देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया, जो नए चेयरमैन है इनका नाम है चेयरमैन लेफ्टिनेंट सैयद अशरफ साहब, बड़ा अच्छा फैसला किया है। चूँकि पहले एक प्लाट अगर फार्मर लेखा आप ले लें, वो अगर महीने में 2 दफ़ा बिकता था तो 2 दफ़ा उनके पास जो है ट्रांसफ़र फीस और सारे टैक्सेशन की फीसें मन में जो है CDA को जमा होती थी। लेकिन अब जब चूँकि उसने 3% कर दिया, पिछले चेयरमैन ने जब 3% पे लेके गए, तो वही एक प्लाट जो है 1 साल में 1 दफ़ा बिकता है। तो 24 दफ़ा बेचना, 24 दफ़ा ट्रांसफ़र फीस और 1 दफ़ा ट्रांसफ़र फीस में कितना बड़ा फ़र्क है। तो लिहाजा ये चीज़, ये तो हमारा मसला है ब्यूरोक्रेसी का, कि उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि भाई आप जो काम कर रहे हैं वो उल्टा पड़ता है। आप ये समझते हैं कि मैं एक की जगह 3% जो है कलेक्ट कर लूँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसका रीसेल जो है ना, उसमें जो रीसेल में जो प्रॉपर्टी एडवाइज़र्स हैं, जो कंसल्टेंट हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अगर एक प्लाट जो है 5 दफ़ा बिका महीने में, तो करोड़ रुपए जो टैक्सेशन में चले जाएंगे, उसकी रेट कितना ऊपर जाएगा? इतना नहीं हो सकता। तो लिहाजा फिर इन्वेस्टर जो है वो पीछे हट जाते हैं। तो दैट इज़ द मेन रीज़न कि आपने जितनी भी टैक्सेशन है, ट्रांसफ़र फीस है और गेन टैक्स है और विदहोल्ड इनकम टैक्स है, ये सारे कम रखने हैं, ताकि प्रॉपर्टी में लोग जो है पैसा रोटेट करे। उसी जितनी भी टैक्सेशन है और मामलात है वो सारा, और बाहर से भी पैसा आता है। जब मार्केट में बूम होती है तो जितने भी बाहर हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट है, चाहे दुबई है, सऊदी अरब है, UK है, अमेरिका में, जितने भी पाकिस्तानी है, वहाँ से पैसे भेजते हैं रेमिटेंसेस की सूरत में, और वो वही पैसे जो है रिसर्च में रोटेट होता है। आपको अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो एशिया ममालिक है, यहाँ पे रीस्टेट के अलावा बाहर के लोग पैसा या तो खर्चे के लिए भेजते हैं घर के लिए, और या रीस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए भेजते हैं। उनकी वजह यह है कि अगर बाकी तो आपको इंडस्ट्री नहीं है, आप ये तो नहीं कह सकते कि स्टील मिल मैंने लगाया तो आप 2 करोड़ रुपये भेजें। कोई मैकेनिज्म नहीं है। दुबई तो नहीं है कि सरकार के अकाउंट के थ्रू ही पैसे इन्वेस्ट होते हैं। वहाँ पे अगर मैं एक अपार्टमेंट लेता हूँ तो गवर्नमेंट के थ्रू पैसे जाते हैं। मैं इतना सेफ हूँ। यहाँ पर तो ये सिस्टम नहीं है। तो लिहाजा लोग तो रीसेट को ज़्यादा जो है प्रेफर करते हैं। उनको पता होता है कि एक चीज़ मेरे नाम पे मार्केट ट्रांसफ़र हो रही है, अगर मैं कोई चीज़ परचेज़ करता हूँ मैं सेफ़ हूँ। तो लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि जितनी भी टैक्सेशन या ट्रांसफ़र फीसें हैं इनको कम से कम रखें, 1% 0.5% रखें। तो लिहाजा इसकी वजह से जितनी भी बाहर की पैसा है वो इधर आएगा। अभी मैं आपको ये बता दूं कि अभी जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिसके पास 8-8, 10-10, 15-15, 20 करोड़ रुपए हैं, वो दुबई में और इस ममालिक में जो इन्वेस्टमेंट करने शुरू हो गए थे, टर्की में। अब टर्की के पास लोग क्यों नहीं जाएंगे? $4 लाख की टर्की में इन्वेस्टमेंट करें, आपको आपके पूरे ख़ानदान को जो है पासपोर्ट देते, आप उनके शहरी बन गए, और इन्वेस्टमेंट पे 10 से 12% आपको रेंटल इनकम मिलता है, और साथ में जो प्रॉपर्टी की वर्थ है वो 1 साल में जो है 30% इंक्रीज आता है। तो फिर पूरी जो इन्वेस्टमेंट है वो तो टर्की की तरफ शुरू होगी। अब आप छोटे मोटे लोगों की बात तो ना करेंगे जिसके पास 20-30 लाख रुपए। जो बड़े बड़े लोग हैं वो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। और आपको पता है कि हमारी जो करोड़ों लोग जो है आउट ऑफ कंट्री या अब्रॉड है, जो रेमिटेंस की सूरत में $1 बिलियन आ सकते हैं। तो गवर्नमेंट को भी एडवाइस है कि इस तरह जो है अपनी जो है टैक्सेशन वगैरह सिस्टम इस तरह ईजी करें ताकि बाहर के लोग आके यहाँ पे इन्वेस्ट करें। बहुत शुक्रिया।